नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। मजहबी सियासत से सरेगी सत्ता? यह सवाल इसलिए क्योंकि जैसे जैसे 2021 के कदम 2022 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चुनावी सियासत के सबसे बड़े दंगल के दांव पेच दिखने लगे हैं। खोजे जा रहे हैं सत्ता में पहुंचने के रास्ते। अंगड़ाई लेने लगी है जाति, वर्ग और धर्म की सियासत। सबसे बड़े राज्य में सत्ता का सूखा झेल रही कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों को लेकर एक खास प्लान तैयार किया है। मुस्लिम वोटों के आसरे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को पटखनी देने का न सिर्फ खाका तैयार किया गया है, बल्कि खेल भी शुरू हो चुका है। ये यूपी की सियासत के वो बदलते रंग हैं जो चुनावी मौसम में चटक हुए और नतीजों की ढलान तक पहुंचने के बाद ढह गए, बेरंग हो गए। सियासत के दो ध्रुव 2017 के चुनावी समर में मिले तो अतीत के आईने में धूल फांक रही एक तस्वीर कमोवेश 2019 में जिंदा हुई। सिर्फ चेहरे बदले थे, मोहरे वही थे। सियासी मिलन और बिछुड़न की इन रंग बदलती तस्वीरों के बीच अब नई कवायद करवट ले रही है। 2022 के लिए सियासी हांडी में कुछ और पक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सबको लेके चलने का पूरा प्रयास किया, तो आपने विषय पर मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। मुलायम सिंह यादव का ये बयान 2019 का है जो उन्होंने संसद में दिया था। मुलायम सिंह यादव ने संसद में पीएम मोदी की तारीफ की थी और कहा था कि वो चाहते हैं कि मोदी ही दोबारा प्रधानमंत्री बने। इसी बयान को हथियार बनाकर कांग्रेस मुस्लिम वोटों को साधने की जुगत में है। कांग्रेस का मकसद साफ है कि मुस्लिमों को ये बताया जाए कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के हाथ अंदर खाने मिले हुए हैं। हमारे लोग इस बार कम से कम 1800 लोग उसमें शामिल हैं कैंपेन में। उन्होंने इस पे फोकस किया, रोशनी डाली और लोगों को समझाया कि इसका उद्देश्य ये था कि मुलायम सिंह को मालूम है कि अगर मोदी केंद्र में रहेंगे तो उसके डर के वजह से विधानसभा चुनाव में मुसलमान अखिलेश को वोट देगा। ठीक। दूसरा, एक तरह से वो संकेत था अपने सजातीय बिरादरी को कि आपको वोट कहाँ करना है। ये सियासत है जो ना कराए। ये वही मुलायम सिंह यादव हैं जिन्होंने कभी अमेठी और रायबरेली में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ सपा के उम्मीदवार नहीं उतारे, मगर किंग ऑफ यू टर्न कहे जाने वाले मुलायम पर कांग्रेस ने बड़ा कठोर यू टर्न मारा है। ये कवायद बड़ा करिश्मा दिखाए, इसके लिए वीडियो प्लान के साथ साथ सोशल प्लान भी है। कांग्रेस ने मुस्लिमों को साथ जोड़ने के लिए एक स्पीक अप माइनॉरिटी कैंपेन भी शुरू किया है। अक्सर आपने नेताओं से ये सुना होगा कि हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते, लेकिन वास्तविकता में चुनाव में ये होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासी ज़मीन पर जब धर्म और जाति के रास्ते बनाए जाते हैं तो तमाम पहलू सामने आते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है और कांग्रेस का माइनॉरिटी स्पीक अप कार्यक्रम भी साफ कर रहा है कि कांग्रेस की जंग मुस्लिमों के साथ। कांग्रेस के स्पीक अप माइनॉरिटी कैंपेन की बुनियाद है सोशल मीडिया। खबर है कि कांग्रेस फेसबुक लाइव के जरिए स्पीक अप माइनॉरिटी कैंपेन चला रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी और सपा में अंदरूनी साठगांठ है। एक दूसरे का विरोध सिर्फ बाहरी मुखौटा भर है ताकि मुस्लिमों को बरगलाया जा सके। हफ्ते में एक दिन होने वाले इस कैंपेन में मुलायम सिंह यादव का संसद में दिया बयान बार बार दिखाया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस की मुस्लिम अधिकारों के लिए जंग और बीजेपी के उत्पीड़न की कहानियां भी परोसी जा रही हैं। पिछले 3 चुनाव का हमने आंकड़ा भी पेश किया अपने कैंपेन में। 2009 और 2007 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव से लेके 1917 तक के लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक हम आंकड़े के तहत बताते हैं कि किस तरह आते आते ये स्थिति हो गई है।
कांग्रेस के इस कैंपेन पर समाजवादी पार्टी की नहीं, बीजेपी की भी नजर है। हालांकि अंदर खाने इसको लेकर जो भी हलचल हो, कैंपेन की काट के लिए रणनीतियां बन रही हो, मगर सार्वजनिक तौर पर कांग्रेस के इस प्रयोग को असफल करार दे रहे हैं। मुझे लगता है इस वोट बैंक में जो बचा है उसको आकर्षित करने के लिए आपस की लड़ाई में क्या हम ले सकें, उस खींचतान के लिए तरह तरह की योजनाएं चल रही। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 30 साल से अस्तित्व के संकट से जूझ रही है और चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी हो, इससे उबार नहीं सके। देखिए, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू, धर्म और जाति को बांट कर राजनीति करने का निरंतर प्रयास करते हैं। अगर कांग्रेस को बंगाल में देखें तो आईएसएफ से गठबंधन हुआ था, अब्बास सिद्दीकी साहब की पार्टी से, नतीजा क्या है? खाता तक नहीं खुला। उसी तरह उत्तर प्रदेश में पिछले 32 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव हार गए थे। सियासत के जानकार कहते हैं कि मुस्लिमों की उपेक्षा के चलते ही 1990 के बाद से अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस के पाले से खिसक गया और सपा बसपा ने अपना नया खेबनहार तलाशा। हालांकि इन पार्टियों में भी मुस्लिमों को खास तवज्जो नहीं मिली, मगर बीजेपी से दूरी के चक्कर में दोनों पार्टियां मजबूरी बन गईं। ऐसे में कांग्रेस नए सिरे से सियासी बिसात बिछा रही है, मुस्लिमों के लिए मजबूत विकल्प बनने की कवायद में जुटी है। कांग्रेस की नज़र मुस्लिम और ओबीसी गठजोड़ पर भी है। इसके लिए यूपी कांग्रेस ने नए सिरे से डेटा को तैयार किया है, जिससे यूपी कांग्रेस को 2022 के विधानसभा चुनाव में इस वोट बैंक पर सीधे तौर पर पकड़ बनाने में मजबूती मिलेगी। कैमरामैन देशा सिंह के साथ विशाल लघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो ये थी कांग्रेस की कवायद नंबर 1। अब कांग्रेस का मुस्लिम वोटों को साधने के लिए प्लान नंबर 2 क्या है, वो आपको बताते हैं। दरअसल खबर है कि कांग्रेस की नजर खासतौर पर मदरसों पर है। मुस्लिमों के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का सहारा लेने की तैयारी है। और क्या है कांग्रेस की पूरी रणनीति इन मदरसों को लेकर, देखिए। मदरसा यानी मजहबी तालीम के केंद्र, लिहाजा इनका दूसरा सिरा खुद ब खुद सियासत से जुड़ जाता है। सियासत की इसी बिसात पर मदरसों को लेकर नया प्रयोग हो रहा है। अपनी खोई सियासी जमीन तलाशने के लिए कांग्रेस ने इन मदरसों को चुना है। मदरसे के बच्चों के सहारे मुस्लिमों में पैठ बनाकर कांग्रेस सियासी वैतरणी पार करने की तैयारी में है। यूपी में अपनी जमीन वापस पाने की कवायद में जुटी कांग्रेस धर्म की सतह पर चुनावी बिसात बिछा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने इसके लिए मदरसों का सहारा लिया है और करीब 2 लाख मदरसों के तमाम जो डिटेल हैं वो यूपी कांग्रेस ने जुटाएंगे। यूपी में अपनी खोई जमीन तलाश रही कांग्रेस धर्म की सतह पर सियासी बिसात बिछा रही है। कांग्रेस की प्लानिंग है कि मदरसों को भी इसमें जोड़ा जाए। इसके लिए प्रदेश के 2 लाख मदरसों की लिस्ट भी तैयार की गई है। यूपी में मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करीब 16,500 मदरसे हैं, मगर खबर है कि कांग्रेस के पास करीब 2 लाख मदरसों की लिस्ट है। इस लिस्ट में शहरों से लेकर गांवों तक के हर छोटे बड़े मदरसे शामिल हैं। अब कांग्रेस की रणनीति ये है कि पार्टी कार्यकर्ता इन मदरसों में जाकर उलेमाओं के साथ बैठक करेंगे और मदरसों के छात्र छात्राओं को कांग्रेस की नीतियों और चुनावी एजेंडे का पाठ पढ़ाएंगे। फिर इन छात्रों की मदद से उनके घर तक पैठ बनाएंगे। कोरोना ने जिनकी परिस्थितियों को जख्मी किया, उन पर मरहम भी लगाएंगे। देखिए, उसमें एक चीज समझ लीजिए कि जो ऑर्गेनाइज मदरसे हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो सरकारी है, जो अलग अलग जगहों पे चलते हैं, मोहल्लों में, जहाँ 10 बच्चों को बैठ करके कोई साहब पढ़ा रहे हैं, हमने उनको फोकस किया। ठीक, उनको फोकस किया है। उनके ज़रिए हम उनके परिवार तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। जो वहाँ पढ़ा रहे हैं उनको हम कन्विंस कर रहे हैं, आंकड़े के साथ कर रहे हैं। आपका 20 + 8 ब्राह्मण का +3 ये +ये इज इक्वल टू
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार। हम इस तरह से समझा रहे हैं, हमने उस पर फोकस किया हुआ। जाहिर सी बात है इसलिए किया हुआ है कि हमको लोगों को बीच जाना है, कोई ना कोई क्रिएटिव तरीका आपको अपनाना पड़ता है और सरल भाषा में आप कैसे कोई बात समझा पाए, इसलिए जा रहे हैं। सभी पार्टियां करती हैं। कांग्रेस 2017 के विधानसभा चुनाव में बने और बिगड़े सियासी समीकरणों का अंकगणित दोबारा टटोल रही है और उसी के आधार पर सियासी केमिस्ट्री तैयार कर रही है। कांग्रेस ने वोट शेयर का फॉर्मूला तैयार किया है ताकि 2017 का सबक 2022 में सत्ता दिला दे। कांग्रेस का वोट शेयर का फॉर्मूला ये है कि 2017 विधानसभा चुनाव में 47% और लोकसभा में 20% यादव वोट सपा के साथ गया था। अब बचे हुए वोटर्स को कांग्रेस से जोड़ने पर जोर लगाया जा रहा है। 28 से 30% वोट हासिल करने का टारगेट रखा गया है। खबर है कि इसके लिए कांग्रेस ने सर्वे भी कराया है, जिससे मालूम चला है कि 30% वोट हासिल करने पर सरकार बन जाएगी। इसीलिए 20% मुस्लिम वोटर्स को एकजुट होकर कांग्रेस के पाले में लाने की रणनीति बनी है। यही नहीं, बीजेपी से नाराज ब्राह्मण, गैर यादव, ओबीसी और दलितों को भी जोड़ने का प्लान है। बीजेपी कांग्रेस की इस पूरी कवायद को किस नजरिए से देख रही है, सुनिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव आते हैं तो सभी पार्टियां मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाती हैं, तरह तरह के सिस्टम रचती है। जैसे अभी एक टूल किट सिस्टम खुला जिसमें फेक निकला, तमाम चीज़ें। इस तरह के तमाम षड्यंत्र चलाए जाते हैं कि वो वोट बैंक इनकी तरफ आकर्षित हो और ये चुनाव में एक सफल रोल निभा सकें। लेकिन मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी के जो लगातार सबका साथ, सबका विकास और एक निचले वर्ग तक योजनाओं का लाभ जो सभी वर्गों, सभी धर्मों में पहुंचा है, तो उसका असर हुआ है। 2019 के चुनाव में फिर हम प्रचुर बहुमत से जीते और मुझे लगता है कि अब आम जनमानस के साथ साथ जो ये मुस्लिम वोट बैंक है, इस तक भी योजनाएं पहुंची और उनको पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी सबके लिए कार्य कर रही है। यूपी में कांग्रेस को प्रियंका गांधी के रूप में नया नेतृत्व मिला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। लिहाजा कांग्रेस की कुंद पड़ी धार को नए सिरे से रफ्तार देने की कोशिश हो रही है। हर वो मोर्चेबंदी हो रही है जिससे वोटों की किलेबंदी हो सके और कांग्रेस का सत्ता का सूखा खत्म हो। और आइए अब आपको दिखाते हैं कांग्रेस का प्लान नंबर 3। यूपी में दोबारा जड़ें जमाने का ख्वाब देख रही कांग्रेस सियासत की उस नब्ज को भी पकड़ रही है जिसे सियासी दलों ने हाशिए पर रखा है। कांग्रेस मुस्लिम, ओबीसी पर भी दांव खेलना चाहती है और इसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। देखिए, मुस्लिम ओबीसी ये यूपी के सियासी शब्दकोश में है तो सही, मगर प्रचलित नहीं, या यूं कहें होने ही नहीं दिया गया। दल मुस्लिमों को टिकट देते हैं मगर ये कभी सामने नहीं लाते कि प्रत्याशी मुस्लिमों के कौन से वर्ग से आता है। शायद इसलिए कि कहीं मुस्लिम शब्द से वजन हल्का न पड़ जाए और तुष्टीकरण का तिलिस्म टूट न जाए। ये वो समाज है जिसको पिछले 30 साल से समाजवादी पार्टी, चूंकि पिछड़ों के नाम पे राजनीति करती है, वो इनका सिर्फ वोट ले रही है, इनको कुछ उसने आज तक दिया ही नहीं है। जैसे हम अपने भाषणों में, पर्चों में, हम लोग लगातार कैंपेन में ये बताते हैं लोगों को कि कहीं पर भी आप जाइए, आपको भर्तियों में, सिपाही भर्ती में या किसी भी बड़े ओहदे पे सलमानी यानी मुस्लिम नाई नहीं दिखेगा, मलिक यानी मुस्लिम तेली बिरादरी नहीं दिखेगा, अब्बासी यानी मुस्लिम भिश्ती समाज का आदमी नहीं दिखेगा, इदरीसी नहीं दिखेगा, धुनिया नहीं दिखेगा। ये क्या सिर्फ वोट देने के लिए समाजवादी पार्टी के लिए बने हैं? आप तो पिछड़ों की बात करते हैं। 27% आरक्षण में सिर्फ आपने एक ही बिरादरी के लोगों को सब कुछ दे दिया है। मुस्लिमों की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ओबीसी में आता है। इसमें खास तौर पर अंसारियों की संख्या ज्यादा है। गोरखपुर में करीब 4 लाख, मऊ में करीब 3.5 लाख, बनारस में 4 लाख, मुबारकपुर आजमगढ़ में करीब 2 लाख, अंबेडकर नगर में करीब 4 लाख अंसारी हैं। यानी कि मुस्लिम ओबीसी का वोट किसी पार्टी को एक मुश्त गया तो विरोधी के लिए बड़ी चोट साबित हो सकता है। इसीलिए कांग्रेस इस वोट बैंक पर काफी फोकस कर रही है। मोमिन अंसार सभा के लोगों को पार्टी से जोड़ रही है।
कांग्रेस नेताओं का दावा है कि केवल अंसारियों से ही तुलना की जाए तो किसी जिले में 4 लाख यादव वोटर नहीं मिलेंगे। फिर भी वहां सपा जीत हासिल करती रही है इन्हीं मुस्लिम वोटर्स की बदौलत। अंसारियों के बाद ओबीसी मुस्लिमों की एक और बड़ी आबादी है कुरैशी। इन्हें भी पार्टी के साथ जोड़ने का कांग्रेस अभियान चला रही है। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने मोमिन कॉन्फ्रेंस आंदोलन से जुड़े रहे अब्दुल कयूम अंसारी, जो कि बुनकरों के बड़े नेता रहे, उनके जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए थे। देखिए, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में 80% ओबीसी मुसलमान है, ठीक, और जो सवर्ण मुसलमान है उसकी तादाद 20% बचती है। तो वोट बैंक के लिहाज से अगर आप देखें तो सरकार बनाने में सबसे ज़्यादा रोल ओबीसी समाज का ही होता है। भागीदारी के सवाल को हम सामने जब रख रहे हैं तो पिछड़ी और अति पिछड़ी जो जातियां हैं मुसलमानों में, उनको लग रहा है कि हाँ सही बात है, ये सपा ने हमको कुछ नहीं दिया। यादवों की आबादी सिर्फ 5% है, यहाँ तो सिर्फ अंसारी ही 20% के आसपास होगा, लेकिन उसका प्रतिनिधित्व कहाँ है? तो ये प्रतिनिधित्व का सवाल भी हम लोगों को उठा रहे हैं। हालांकि सवाल ये भी है, सियासत में ओबीसी की पहचान मुस्लिम मुखौटे में क्यों छुपाई गई? इनकी दयनीयता दिखाने में दलों को कौन सा डर था? क्या कम्युनल वातावरण के लिए ओबीसी मुस्लिमों के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया? और अब जबकि कांग्रेस मुस्लिम कार्ड को बड़े मैजिक की तरह खेलना चाहती है, तो क्या कांग्रेस इनकी असल पहचान के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी? टिकट देते वक्त ये घोषणा करेगी कि जिन मुस्लिमों को टिकट दिया गया उनमें कितने मुस्लिम ओबीसी हैं? अब इन सारी कवायदों के बाद कांग्रेस की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है, ये दिखता है। लिहाजा हाथ की हाथी से हाथापाई और साइकिल से संग्राम लाजमी है। तीनों पार्टियां एसपी, बीएसपी और कांग्रेस मुस्लिम वोटों के आसरे सत्ता के समीकरण को साधना चाहते हैं। लिहाजा 2022 की चुनावी दहलीज पर पहुंचने से पहले सियासी दंगल अब तेज हो गया है। जब समाजवादी पार्टी आजम खान की नहीं हुई, ये मुसलमान समझ रहा है कि जब वो उनके नहीं हुए तो क्या हमारे जो आम मुसलमान है, जो ठेला लगाता है, जो चिकन का काम करता है, जो छोटे छोटे काम करता है, उसका होगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर हर पार्टी इस मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है, भले ही उसमें वो जनता के विरोधी क्यों न साबित हो जाए। जैसा माइलेज चाहिए एकदम वैसा ही है बयानों का मर्म। शब्द बाण सीधे और सधे हुए हैं। निशाने पर मजहबी सियासत है और लक्ष्य है सत्ता। मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगाने की आपाधापी में तीनों पार्टियां सपा, बसपा और कांग्रेस एक दूसरे को बयानों के तीर से छलनी कर रही हैं। तो वहीं लगता है कि बीजेपी इस उम्मीद के साथ वेट एंड वॉच की मुद्रा में है कि वोट बंटेगा तो सत्ता का पिटारा फिर से खोलेगा। उत्तर प्रदेश में हर चुनाव विकास की गाथा से शुरू होता है, लेकिन खत्म जातिगत समीकरण पे होता है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में चुनाव आते ही शुरू हो गया है। शुरुआत की है कांग्रेस ने स्पीकअप माइनॉरिटी के नाम से। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों को छूने की तैयारी चल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी हमेशा से MY फैक्टर यानी यादव मुस्लिम फैक्टर पे चुनाव लड़ती रही है और बेस वोट बैंक मुस्लिम यानी अल्पसंख्यक रहा है। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कवायद की जा रही है कि जो बड़े मुस्लिम नेता हैं वो समाजवादी पार्टी में आए। कांग्रेस का आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने सत्ता के लिए मुस्लिमों का सिर्फ इस्तेमाल किया, जबकि कांग्रेस तंज कस रही है कि जो पार्टी आजम खान की न हो सकी वो मुसलमानों का क्या भला कर सकती है। जब समाजवादी पार्टी आजम खान की नहीं हुई, जिनको राम गोपाल यादव जी को नोएडा के बहुचर्चित यादव सिंह भ्रष्टाचार मामले में बचाने के लिए बलि का बकरा बनाया गया, जेल भेजा गया, ये मुसलमान समझ रहा है कि जब वो उनके नहीं हुए तो क्या हमारे जो आम मुसलमान है, जो ठेला लगाता है, जो चिकन का काम करता है, जो छोटे छोटे काम करता है, उसका होगा क्या? तो समाजवादी पार्टी किसी भी अपराध और अपराधी को जो कॉन्स्टिट्यूशनली, जो आईपीसी, सीआरपीसी के अनुसार जो नियम हो, जो कानून हो, उसको सख्त से सख्त सजा की मांग करती है।
समाजवादी पार्टी इस विषय पे नहीं जाना चाहती है कि कौन किस धर्म का, किस संप्रदाय का। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर ये मैसेज देने की कोशिश की। मुस्लिमों की रहनुमा सपा ही है, तो गाजियाबाद प्रकरण में सपा नेता की भूमिका सामने आने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटों में फूट से बचने के लिए सपा की ये एक रणनीति हो सकती है। कुल मिलाकर तुष्टीकरण की सियासत का ताना बाना बुनने में कोई पार्टी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने सूबे के मजबूत मुस्लिम चेहरे सहारनपुर से इमरान मसूद और प्रतापगढ़ से इमरान प्रतापगढ़ी को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। इमरान मसूद को दिल्ली का सह प्रभारी और पार्टी में राष्ट्रीय सचिव का पद दिया गया, तो इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने अल्पसंख्यक मोर्चे का चेयरमैन नियुक्त किया। बीएसपी की बात करें तो लालजी वर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को यूपी विधानमंडल दल का नेता नियुक्त किया गया है। तो सपा सांसद एसटी हसन पार्टी में फ्रंट पर बैटिंग करते दिखते हैं। शरीयत में छेड़छाड़ से आपदा और महामारी पर उनके बेतुके बयान इसी तुष्टीकरण से जोड़कर देखे जा रहे हैं। ट्वीट करना और ट्वीट के स्वीट के सहारे राजनीति करने का प्रयास किया। असलियत अब सामने आ गई है कि उत्तर प्रदेश में 2017 से करारी हार होने वाली है, तो अब मुसलमानों को रिझाओ, यही एक एजेंडा उनके पास बचा है। जाहिर है चेहरों को आगे कर पार्टियां यूपी के अल्पसंख्यक समाज को ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि उस समाज की असली रहनुमा वही हैं। उनकी सरकार आई तभी मुस्लिम सुरक्षित रहेंगे। अनुज मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। देख, लिंक रिकॉर्ड करना है। अब आपको ये बताते हैं कि यूपी में मुस्लिम वोटों का सत्ता से कनेक्शन क्या है, क्यों पार्टियों में मुस्लिम वोटों के लिए इतनी होड़ मची रहती है, इससे पहले कि चुनावों में मुस्लिम वोटों की क्या भूमिका रही है और उससे बदलाव क्या आया, रिपोर्ट में आप देखिए।